¿Cómo creo? Nunca देशी हो चलो। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के आज ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, कृपया ध्यान से पढ़ लें। सबसे पहले मैं आपको अपने विश्व में तथा भारत में तथा अपने क्षेत्र में चल रही कोविड-19 महामारी से एडवाइजरी के अनुसार अपने बचाव का प्रयास करें, अपने स्वयं को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने एरिया, अपने क्षेत्र को बचाएं तथा अपने देश को, सभी नागरिकों की कोविड से सुरक्षा करने का प्रयास करें तथा समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का प्रयास करें और अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि युवा पीढ़ी ही विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के कार्यों में अपना प्रत्यक्ष सहयोग देकर के अपने सकारात्मक कार्य कर सकती है। अब अपने भूगोल विषय के जो नोट्स हैं और वीडियो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें आपके दो पेपर चलते हैं। पेपर फर्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ एशिया या एशिया का भूगोल। दूसरा पेपर चलता है आपके भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये दोनों विषय ही रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल के विषय हैं। सबसे पहले हम प्रदेश किसे कहा जाता है या रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है बताइए। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा संसाधन भूगोल, इसी प्रकार से पढ़ा मानव भूगोल। उसमें भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां आर्थिक या संसाधन से संबंधित तथा मानवीय निवास और बसाव से संबंधित गतिविधियां पाई जाती थी। उसी प्रकार से अब इसमें भी हम या बीए पार्ट थर्ड में रीजनल ज्योग्राफी के ही एक पार्ट के रूप में दोनों पेपर हैं आपके चलेंगे। इन पेपरों में रीजन किसे कहा जाता है, प्रदेश क्या है, प्रादेशिक भूगोल किसे कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल या प्रदेश वह इकाई है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले या किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली समांगताओं के आधार पर या समान विशिष्टताओं के आधार पर जो क्षेत्र होता है वह एक विशिष्ट रूप के भौगोलिक इकाई बनता है, तो उसे हम प्रादेशिक इकाई कहते हैं। तो प्रदेश वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो समांगताएं हैं या विशिष्टताएं जो पाई जाती हैं वह समान रूप से पाई जाती हैं और वह अन्य क्षेत्रों से एक अलग इकाई के रूप में दिखाई देता है। तो उसी तरह से ही ये हमारे प्रादेशिक भूगोल का ही एक पार्ट है जिसमें हम एशिया के भूगोल का अध्ययन करेंगे। एशिया क्या है, एशिया का भूगोल, इसके अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप की विभिन्न प्रकार की जो विशिष्टताएं पाई जाती हैं उन विशिष्टताओं का विश्व के संदर्भ में एशिया महाद्वीप की क्या स्थिति पाई जाती है, एशिया महाद्वीप के भू आकृतियाँ या फिजियोग्राफी क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के रिलीफ जो पाए जाते हैं कैसी पाई जाती हैं, जलवायु कैसी पाई जाती हैं, अपवाह तंत्र कैसा पाया जाता है, सॉइल्स कैसी, मिट्टियाँ कैसी पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं वो किस प्रकार की पाई जाती हैं। इसके अलावा उसमें विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ पाए जाते हैं, उन विशिष्ट कुछ देशों का हम भौगोलिक अध्ययन या भौगोलिक प्रादेशिक अध्ययन भी इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप है वह क्या पाया जाता है, उसे हम कैसे एक भौगोलिक इकाई के रूप में प्रदर्शित करेंगे या उसका एक संदर्भ, विशेष संदर्भ के अंतर्गत भौगोलिक इकाई किस प्रकार से। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं। महाद्वीप क्या होते हैं और महासागर क्या होते हैं। आपने पूर्व की कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि वह स्थलखंड या विशाल स्थलखंड जो चारों ओर से जलीय क्षेत्रों से घिरा हो उसे महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी ओर महासागर किसे कहते हैं, ऐसे विशाल जल राशियों के भंडार या विशाल जल राशियाँ जो चारों तरफ से स्थल खंडों से जुड़ी हुई हो। तो हमारी अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% भूभाग पर
जल का विस्तार पाया जाता है तथा 30% भूभाग पर स्थल खंडों का विस्तार पाया जाता है या महाद्वीपीय इकाई और पाई जाती हैं। तो महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीप एक ऐसा भौगोलिक इकाई के रूप में जो विभिन्न प्रकार के उसमें विशिष्टताएं पाई जाती हैं उसके रूप में पाया जाता है। तो विशाल स्थलखंड है वो पाए जाते हैं, उसका ही हम इस भौगोलिक इकाई के रूप में या एशिया महाद्वीप है भौगोलिक इकाई के रूप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में ये विशालतम और अपने आकार की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल क्षेत्र पाया जाता है। विश्व के संदर्भ में यदि हम पूरे विश्व का अध्ययन करें तो उसमें कुल जो क्षेत्रफल पाया जाता है वह 14,89,80,00,000 और 80,000 वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व का, जिसमें 7 महाद्वीपों का क्षेत्रफल आता है। उसी प्रकार से एशिया महाद्वीप में हम यदि उसका संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो उसका लगभग 1/3 भाग है एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से पाया जाता है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 30% पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में का विस्तार 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाया जाता है। अब आता है एशिया महाद्वीप को यूरेशिया भी आपने पढ़ा होगा। यूरेशिया क्या होता है या यूरेशिया महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थल खंड का एक बहुत बड़ा भाग है वो जुड़ा हुआ पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के चारों तरफ है जल का विस्तार नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप के भी एक इकाई ऐसी पाई जाती है जिसके चारों तरफ भी ऐसा महाद्वीप पाया जाता है जिसके चारों तरफ जल का विस्तार नहीं पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके चारों तरफ जल का विस्तार पाया जाता है या जल से ये ढके हुए पाए जाते हैं, कवर एरिया पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप जब दोनों मिले हुए पाए जाते हैं उसकी जो सीमाएं पाई जाती है स्थल खंडों के रूप में पाई जाती हैं और उनका विस्तार भी स्थल खंडों के रूप में ही पाया जाता है। स्थल खंडों में कहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों से, कहीं नदियों के रूप में और कहीं सागरीय आंतरिक सागरीय क्षेत्रों के रूप में इसका विभाजन करते हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप के संयुक्त जो नाम पाया जाता है उसे यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। यूरेशिया महाद्वीप और एशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में यूराल पर्वत के क्षेत्रों से लेकर के वोल्गा नदी के बेसिन के क्षेत्रों, वोल्गा नदी, इसके बाद में कैस्पियन सागर, काला सागर होती हुई एशिया माइनर के जो टर्की का पठारी जो क्षेत्र पाया जाता है वहाँ तक एशिया महाद्वीप है वह यूरोप को अलग करता है। उसकी भौगोलिक कुछ सीमाएँ पाई जाती हैं एशिया महाद्वीप की और यूरोप महाद्वीप में हम कुछ समानताएँ पाई जाती हैं लेकिन कुछ विभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं जिसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विशिष्टताएँ पाई जाती हैं। जैसे एशिया महाद्वीप है वह विश्व के संदर्भ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस पाई जाती है, क्या उसका महत्व पाया जाता है, उसका हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जैसे मानव जाति का जन्म स्थल है वो एशिया महाद्वीप को माना जाता है। ये क्रेडल लैंड ऑफ एशिया महाद्वीप है, मैनकाइंड की या मानव जाति का क्रेडल लैंड है वो पाया जाता है। जन्म स्थल कैसे पाया जाता है? मध्य एशिया में मानव जाति का उद्गम स्थल है पाया जाता है। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती हैं उन प्राचीन सभ्यताओं से लेकर के आधुनिक काल की जो सभ्यताएं पाई जाती हैं वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, या आधुनिक समय की जो विकसित सभ्यताएं पाई जाती हैं उनके भी विस्तार है एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व की एशिया महाद्वीप में प्राचीन सभ्यताओं के जन्म स्थल भी पाए जाते हैं। जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन घाटी की सभ्यता, दजला और फ्रात नदियों की घाटी की सभ्यताएँ तथा मेसोपोटामिया की और सुमेरियन जो सभ्यताएँ पाई जाती हैं वो भी एशिया महाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप है वो काफ़ी विकसित पाया जाता है और प्राचीन समय से ही एशिया महाद्वीप में मानव और मानव से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं संचालित रही हैं।
जैसे ईसा से 5000 वर्ष पूर्व भी मेसोपोटामिक जो सभ्यताएं पाई जाती थी वो एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती थी। इसी प्रकार से सुमेरियन की जो सभ्यताएं पाई जाती हैं, दज्जापरात की जो सभ्यताएं पाई जाती हैं वो एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। पूरे विश्व का 30% भूभाग है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ये भी लगभग दूसरी ओर यदि इसमें विश्व के हम मानव संसाधनों का या मानव जनसंख्या का जमाव देखते हैं तो उसमें भी लगभग 60% मानव बसाव है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व के बड़े जनसंख्या घनत्व वाले और वितरण वाले क्षेत्र हैं वो भी एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। जैसे चीन है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, भारत है, ये अत्यधिक बसे हुए क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एशिया महाद्वीप में बहुत सारे क्षेत्र हैं वो निर्जन क्षेत्रों के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे साइबेरिया का जो प्रदेश पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं, विशालता के साथ साथ मानव बसाव का भी अत्यधिक मात्रा में बसाव, कहीं अत्यधिक बसे हुए क्षेत्र भी और कहीं पर बहुत कम मात्रा में बसे हुए क्षेत्र भी एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से तथा स्थलखंडों या भूभाग की दृष्टि से भी ये विशाल महाद्वीप पाया जाता है। इस विशाल महाद्वीप में अत्यधिक मात्रा में पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, विशाल मैदानी प्रदेश और विभिन्न प्रकार के पठारी प्रदेश, प्राचीनतम पठारी प्रदेशों से या प्राचीनतम पर्वतीय क्षेत्रों और प्राचीनतम मैदानी प्रदेशों से लेकर के आधुनिक और नूतन काल तक की जो जलोढ़ चट्टानें पाई जाती हैं उनके विस्तार हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप है, इसमें भौगोलिक दृष्टि से अनेक प्रकार की विषमताएं भी पाई जाती हैं और एकताएं भी पाई जाती हैं। दूसरी ओर राजनीतिक विषमताएं भी या राजनीतिक दृष्टि से भी इसमें अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। राजनीतिक दृष्टि से कहीं पर लोकतंत्र पाया जाता है, कहीं पर साम्यवाद के प्रभाव पाए जाते हैं, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, कहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी साम्यवाद की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से और विभिन्न प्रकार की पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत फैली हुई पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर जैसे दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में है, तानाशाही शासन प्रणाली भी एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी अनेक प्रकार की इसमें विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र की व्यवस्थाएं भी एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में एवं कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से सामाजिक दृष्टि से भी अनेक प्रकार के समाज और आदिम जनजातियों से लेकर के आधुनिक जो मानव समाज है उसका विस्तार है सामाजिक दृष्टि से पाया जाता है। इसमें एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार की विभिन्न प्रकार की जातियों के कुटुंब एवं कबीलों के रूप में भी विस्तार हैं सामाजिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक विषमताएं एवं धार्मिक विषमताएं भी एशिया महाद्वीप में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक मात्रा में प्रति व्यक्ति आय से लेकर के न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे जापान है, ताइवान है, चाइना है, इनमें प्रति व्यक्ति आय है उसका अधिकता पाई जाती है। दूसरी ओर जो गरीब देश है जैसे बांग्लादेश पाया जाता है, पाकिस्तान पाया जाता है और भारत पाया जाता है, श्रीलंका पाया जाता है, इसमें प्रति व्यक्ति आय है वो कम पाई जाती है। दूसरी ओर जो पश्चिमी एशियाई देश हैं जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में औद्योगिक क्रियाएं संपन्न होती हैं या पेट्रोलियम पदार्थों के जमाव पाए जाते हैं, वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से वह क्षेत्र है संपन्न पाया जाता है। इसके साथ साथ धार्मिक जो विषमताएं भी एशिया महाद्वीप में या धार्मिक जो क्षेत्र हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में ईसाई धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम तथा बौद्ध धर्म के विस्तार हैं एशिया महाद्वीप में, या इनके जन्म स्थल हैं एशिया महाद्वीप में, जैसे जेरूसलम में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से भारत में भी बौद्ध धर्म के जो केंद्र पाए जाते हैं। तो अलग अलग धार्मिक प्रवृत्तियों की जनसंख्या या मानव बसाव तथा धार्मिक प्रवृत्तियों वाले देश हैं इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, बौद्ध हैं, तो इनके विस्तार भी एशिया महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के भी विस्तार हैं एशिया महाद्वीप में, या विचारधाराओं की दृष्टि से भी अनेक प्रकार की विचारधाराएं यहाँ पर पाई जाती हैं। विचारधाराओं की दृष्टि से जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि सामाजिक
विचारधारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा, साम्यवाद की विचारधारा तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधाराएँ हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के एवं विचारों के उत्पादक क्षेत्र भी या विचारकों के क्षेत्र भी एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राचीन काल के जो थिंकर्स पाए जाते हैं, जैसे एथेंस और यूरोप में पाए जाते थे, वहीं उसी तरह से यहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में प्राचीन काल में सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षेत्रों में, चीन की सभ्यता के क्षेत्रों में, दजला और फ्रात की सभ्यता के क्षेत्र में अनेक प्रकार के विचारकों और विचारधाराओं का जन्म हुआ था। इसी प्रकार से यदि हम अब एशिया महाद्वीप के विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक विस्तार का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप है वह उत्तरी गोलार्ध में उसका विस्तार अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी वह दक्षिणी गोलार्ध में भी उसका विस्तार पाया जाता है। अर्थात 0 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया जाता है और 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों तक, उत्तरी ध्रुव तक के जो क्षेत्र हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम इसका अध्ययन करें तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के ये 90 डिग्री ध्रुवीय या 80 डिग्री ध्रुवीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं, अक्षांशों तक के क्षेत्र पाए जाते हैं, उसमें इसका विस्तार पाया जाता है। 90 डिग्री जो ध्रुवीय क्षेत्र है वह भी उत्तरी ध्रुव सागर के क्षेत्रों में एशिया महाद्वीप के पास के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम देशांतरों की दृष्टि से इसका अध्ययन करें तो लगभग 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर एक पश्चिमी देशांतरों के 170 डिग्री पश्चिमी देशांतरों तक इसका विस्तार पाया जाता है। अर्थात ये पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में तथा पश्चिमी गोलार्ध के क्षेत्रों में इनके भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से इनका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम लंबाई की दृष्टि से यदि इसका अध्ययन करें तो लगभग उत्तर से दक्षिण तक 8,580 किलोमीटर इसका विस्तार पाया जाता है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसका 7,720 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है, जो इसकी एक बड़ी भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की प्रस्तुति करता है। इसके साथ साथ इसके विस्तार और क्षेत्रफल में इसका 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र पाया जाता है। अब आता है भौगोलिक अवस्थिति इसकी कैसी पाई जाती है, एशिया महाद्वीप के भौगोलिक विस्तार है कैसा पाया जाता है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में यूरोप महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से स्थलखंडों के रूप में अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। दक्षिण में इसके हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र पाए जाते हैं तथा पूर्वी क्षेत्रों में चीन सागर या प्रशांत महासागर के क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। उत्तर में जो साइबेरिया का जो क्षेत्र पाया जाता है उसके उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव सागरीय क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अवस्थिति की दृष्टि से भी ये विभिन्न प्रकार के सामुद्रिक क्षेत्रों से तथा स्थलखंडों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। जैसे अपन ने पूर्व में भी आपको डिस्कस किया कि यूरोप महाद्वीप से ये यूराल पर्वत से तथा वोल्गा नदी से, इसके अलावा कैस्पियन सागर, काला सागर और एशिया के माइनर के जो एशिया के टर्की का जो क्षेत्र पाया जाता है वहाँ तक इसके विस्तार पाए जाते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से आकृति और विस्तार की दृष्टि से भी इसकी तट रेखा जो पाई जाती है वह काफ़ी विस्तृत पाई जाती है। कहीं पर प्राचीन दृढ़ भूखंडों के क्षेत्र होने के कारण इसकी सपाट तट रेखाएँ पाई जाती हैं। सामुद्रिक स्थिति होने के कारण सपाट क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में खाड़ियाँ या जलीय क्षेत्र एवं महासागरीय क्षेत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरी ओर इसके उत्तरी ध्रुव के जो क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कटा फटा तटीय क्षेत्र है इसका पाया जाता है। तो प्राचीन दृढ़ भूखंडों के क्षेत्र में भी जैसे एशिया महाद्वीप में लॉरेंशियन जो शिल्ड पाई जाती थी उसका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से जो गोंडवाना शिल्ड है उसके भी विस्तार पाए जाते हैं। और भूसन्नतियों की दृष्टि से में भी यहाँ पर जो टैथिस भूसन्नति पाई जाती थी उसका विस्तार यहाँ पर पाया जाता था। तो भौगोलिक अवस्थिति की दृष्टि से तथा विस्तार की दृष्टि से ये एक विशाल महाद्वीप पाया जाता है।
तो इसमें भौगोलिक दृष्टि से भी अनेक प्रकार की विषमताएं हैं इस महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की इसकी भौगोलिक स्थिति के जो विशिष्टताएं पाई जाती हैं, इसकी विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं या विश्व के संदर्भ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस पाई जाती है एशिया महाद्वीप का, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।